नमस्कार। हम दुर्खिम के श्रम विभाजन का सिद्धांत उस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। आज इसमें अगला बिंदु है श्रम विभाजन के परिणाम। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के दो कारण बताए हैं और कारण बताने के साथ साथ उन्होंने श्रम विभाजन के विकास के साथ इससे उत्पन्न होने वाले परिणामों पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि प्रकार्य और परिणाम दो पृथक पृथक शब्द है और बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो सामान्य मनुष्य की दृष्टि से श्रम विभाजन के प्रकार्य मालूम होते हैं, लेकिन वो वास्तव में क्या होते हैं, वे परिणाम होते हैं। तो इसी प्रकार के सामान्य दृष्टिकोण से बहुत से तथ्य ऐसे भी होते हैं जो श्रम विभाजन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। तो दुर्खिम ने श्रम विभाजन के परिणाम है वो स्पष्ट किए हैं। तो हम दुर्खिम के द्वारा श्रम विभाजन के जो परिणाम बताए गए हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो पहला उन्होंने परिणाम बताया है प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता और विशेषीकरण। तो दुर्खिम ने श्रम विभाजन का पहला महत्वपूर्ण परिणाम ये बताया है कि इसके द्वारा श्रम विभाजन के द्वारा कार्यों का विभाजन होता है और कार्यों का विभाजन होता है तो उससे विशेषीकरण में वृद्धि होती है। व्यक्ति जब कार्यों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होता है, पैतृकता का उन पर बंधन नहीं रहता है, तो व्यक्ति विशिष्ट कार्य करता है। विशिष्ट कार्य करता है, अपने शारीरिक क्षमता का वह अधिक से अधिक उपयोग करता है और जब वह विशिष्ट कार्य के लिए अपनी शारीरिक क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करता है तो वह उस कार्य में परिष्कृत हो जाता है, उसमें विशेषता आ जाती है, तो वह विशेषीकरण हो जाता है। तो वह जिस कार्य को करता है उसमें उसका विशेषीकरण हो जाता है, लेकिन शरीर की अन्य क्षमताएं हैं वो शिथिल हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है। तो व्यक्ति जब एक निश्चित कार्य करता है तो उसके प्रकार का एक निश्चित स्वरूप उसका बन जाता है, उस क्रिया का विशेषीकरण हो जाता है। व्यक्ति अपने कार्य का चुनाव करने के लिए, उसका त्याग करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इसे नए समाज में जो परंपरागत बंधन थे उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है। वह इच्छा के अनुसार कोई भी काम या व्यवसाय कर सकता है, इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य व्यवसाय वो उसको त्याग सकता है। तो उसको प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता उसको मिल जाती है। व्यवसाय को चुनने और त्यागने की जब उसको स्वतंत्रता मिलती है तो इससे गतिशीलता बढ़ती है और श्रम विभाजन के कारण प्रकार्य में विशेषता आती है। तो श्रम विभाजन का पहला जो परिणाम उन्होंने बताया प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता और विशेषीकरण। और जो प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता बढ़ती है, विशेषीकरण जब आता है तो यह समाज की प्रगति का प्रतीक होता है। दूसरा जो परिणाम उन्होंने बताया वो सभ्यता का विकास है। सभ्यता का विकास, तो सामाजिक विकास की प्रक्रिया में जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ता है, उसका विकास होता है, वैसे वैसे सभ्यता भी विकसित होती जाती है। दुर्खिम ने अपने शब्दों में लिखा है कि सभ्यता स्वयं उन परिवर्तनों का आवश्यक परिणाम है जो कि समाजों के आकार और घनत्व में उत्पन्न हो जाते हैं। यदि विज्ञान, कला और आर्थिक क्रिया का विकास होता है तो इसका कारण मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है। यह इसलिए है क्योंकि उनके लिए उन नवीन दशाओं में जीवित रहने के लिए और कोई मार्ग नहीं होता है जिनमें वे निवास करते हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि होने से और मनुष्य के पारस्परिक जो संबंध है उसमें जटिलता बढ़ जाने से समाज के लोग अस्तित्व की रक्षा के लिए विशेषीकरण करते हैं और ये विशेषीकरण श्रम विभाजन के द्वारा होता है। कठोर परिश्रम करके अपनी क्षमताओं को अधिकाधिक उपयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। सभ्यता नवीन परिस्थितियों के दबाव के कारण मनुष्य के जीवन में घटित होने वाला एक अनिवार्य परिणाम है, जिसका प्रमुख आधार श्रम विभाजन और विशेषीकरण है। तो इस प्रकार दुर्खिम ने श्रम विभाजन का दूसरा परिणाम बताया सभ्यता का विकास, क्योंकि व्यक्ति क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग करता है, इसके फलस्वरूप सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। तो सभ्यता है वो श्रम विभाजन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि सभ्यता तो श्रम विभाजन का एक महत्वपूर्ण परिणाम होती है। तीसरा जो श्रम विभाजन का परिणाम बताया वो बताया सामाजिक प्रगति। सामाजिक प्रगति, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह अवश्यंभावी है ना। समाज हमेशा गतिशील रहता है, परिवर्तित होता रहता है। समाज कोई वस्तु नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। तो दुर्खिम का ये मानना है कि परिवर्तन से ही समाज में प्रगति होती है और श्रम विभाजन को परिवर्तन का कारण माना है।
अभी जो श्रम विभाजन होता है, बढ़ता है, त्यों तो परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन होने से समाज में प्रगति आती है। तो परिवर्तन को प्रगति का कारण माना था, श्रम विभाजन को परिवर्तन का कारण माना था, और परिवर्तन को प्रगति का कारण माना। इस प्रकार प्रगति श्रम विभाजन का परिणाम है। तो दुर्खिम लिखते हैं कि श्रम विभाजन में वृद्धि नहीं होगी तो परिवर्तन भी रुक जाएगा, और श्रम विभाजन में वृद्धि होगी तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन रुक जाएगा तो समाज की प्रगति भी रुक जाएगी, अगर परिवर्तन होगा तो समाज की प्रगति होगी। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन है, उसका परिणाम प्रगति है, जो कि आवश्यक रूप से होती रहती। अगला जो श्रम विभाजन का परिणाम है वो बताया गया सामाजिक परिवर्तन एवं व्यक्तिगत परिवर्तन। दुर्कहेम ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या है वो भी श्रम विभाजन के आधार पर ही की है। व्यक्तियों में जो परिवर्तन दिखाई देता है वह समाज में होने वाले परिवर्तन का परिणाम है। सामाजिक इकाइयों की संख्या और संबंधों में जब परिवर्तन होता है तो उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वो परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। श्रम विभाजन उसके प्रकार्य को संरचना से स्वतंत्र कर देता है। दुर्कहेम के विचार से पशु है वो पूर्ण रूप से भौतिक पर्यावरण पर निर्भर रहता है। इसके विपरीत मानव है, मानव सामाजिक पर्यावरण पर निर्भर रहता है और सामाजिक दशाओं का प्रभाव मानव के ऊपर पड़ता है। तो श्रम विभाजन और विशेषीकरण के फलस्वरूप सामाजिक जीवन है वो क्रमिक रूप से ज्यादा जटिल होता चला जाता है, और जटिलता के परिणाम स्वरूप ही उसमें परिवर्तन भी अधिक होने लगते हैं। व्यक्ति पर शारीरिक विशेषताओं का नियंत्रण कम होने से उसकी क्रियाओं का निर्देशन और संचालन है वह सामाजिक कारकों के आधार पर होने लगता है। जैसे पैतृकता है, उसमें मूल प्रवृत्ति है, वह उसे अधिक नियंत्रण नहीं रखते, बल्कि सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक कारक है व्यक्ति पर अधिक नियंत्रण रखते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत परिवर्तन है उसको भी श्रम विभाजन का परिणाम है, वह दुर्कहेम ने माना है। अगला जो परिणाम है वह है नवीन समूह की उत्पत्ति और उसमें अंतर निर्भरता। तो श्रम विभाजन का एक परिणाम यह भी होता है कि विशिष्ट कार्यों के करने के लिए, संचालन के लिए व्यक्तियों के विशिष्ट हितों का विकास होता है, और इन विशिष्ट स्वार्थों को या विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए नवीन समूह का निर्माण होता है। नए नए व्यवसाय का विकास होने से व्यक्तियों में और समूह में, है ना, प्रतियोगिता बढ़ जाती है, और यह प्रतियोगिता व्यक्ति में सहायक होती है। विशेषीकरण जहाँ एक और व्यक्तियों के विशिष्ट कार्य में निपुण बना देता है, जीवन के विशेष क्षेत्र में उनके महत्व और प्रतिष्ठा प्रदान करता है, तो वहीं दूसरी ओर वह अन्य समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे दूसरे समूह पर निर्भर बना देता है। तो इस प्रकार से जितना अधिक समूह विभाजन होगा उतनी ही अधिक अंतर्निर्भरता बढ़ेगी। अंतर्निर्भरता मनुष्य को एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य कर देती है। समाज में श्रम विभाजन के आधार पर विशेषीकरण होता है, विशेषीकरण होने के कारण फिर अंतर्निर्भरता बढ़ जाती है, वह अर्थात विभिन्न समूह है वह एक दूसरे समन्वित रूप से एक हो जाते हैं। तो श्रम विभाजन का एक परिणाम यह होता है कि पहले नवीन समूह उत्पन्न होता है और फिर उनमें अंतर्निर्भरता बढ़ती है। व्यक्तिवादिता का विकास, ये भी श्रम विभाजन का परिणाम है कि श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप हमने ये माना कि व्यक्तिगत चेतना का उदय होता है, व्यक्तिगत चेतना है वह उत्पन्न हो जाती है, सामूहिक चेतना का नियंत्रण है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। व्यक्ति अपनी विशिष्ट क्रिया के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के बढ़ने के कारण उसके दृष्टिकोण और उसके स्वार्थ है उसमें भी भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विशिष्टता है वह व्यक्तिवादी विचारधारा को जन्म देती है, उसको उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी समाज रचना है उसमें अपने स्वयं के उत्थान और पतन के लिए जिम्मेवार होता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी समाज रचना में एक विशिष्ट स्थान रखता है। समूह व्यक्तिगत स्थिति का निर्धारण नहीं करता है, व्यक्ति की अर्जित स्थिति का महत्व उसमें बढ़ जाता है। तो इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत आधार पर अपना आत्मनिर्देशन करता है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत या व्यक्तिवादी विचारधारा है उसमें वृद्धि होती है। व्यक्तिवादी विचारधारा वह उत्पन्न होती है, वह श्रम विभाजन के कारण उत्पन्न होती है। अगला जो श्रम विभाजन का परिणाम है वो है प्रतिकारी कानून
एवं नैतिक दबाव। श्रम विभाजन का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह होता है कि दमनकारी कानून, है ना, जो कि यांत्रिक समाजों में पाए जाते हैं, उससे प्रतिकारी कानून में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। जब समाज में श्रम विभाजन का अभाव होता है अर्थात श्रम विभाजन बहुत कम होता है, तो समाज में प्रतिकारी कानून व्यवस्था होती है ना, और सामूहिक चेतना का उसका वर्चस्व होता है। लेकिन जो श्रम विभाजन में वृद्धि होती है तो व्यक्ति के विशेषीकरण बढ़ता है, तो एक प्रकार से सामाजिक समझौते के संबंध है, समझौते के संबंध उसका विकास होता है। पारस्परिक संबंध वो जटिल बन जाते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के स्थान पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं। व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ जाता है। व्यक्तियों के संबंध और अपराधों को नियंत्रित और निर्देशित और संचालित करने के लिए दमनकारी स्थान जो कानून है उसके स्थान पर प्रतिकारी कानून है वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार श्रम विभाजन के कारण जो प्रतिकारी कानून है वो उत्पन्न होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। अगला जो श्रम विभाजन का परिणाम है वह सावयवी एकता उत्पन्न होना। दुर्कहेम ने श्रम विभाजन का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम बताया कि समाज में सावयवी एकता की स्थापना हो जाती है। श्रम विभाजन जब कम होता है तब यांत्रिक एकता होती है और उस यांत्रिक एकता में दमनकारी कानून पाया जाता है। अर्थात जनसंख्या कम होती है तो उनमें यांत्रिक एकता पाई जाती है, और जो श्रम विभाजन बढ़ता है त्यों यांत्रिक एकता का परिवर्तित होकर के सावयवी एकता में बदल जाती है। तो वास्तविकता यह है कि श्रम विभाजन के सारे परिणामों की व्याख्या इस एक परिणाम अतः सावयवी एकता के अंतर्गत ही की जा सकती है। हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन के अभाव में तो समाज में है वो क्योंकि जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या कम होने के कारण एक ही व्यक्ति और सभी प्रकार के कार्य करता है, तो उसमें श्रम विभाजन बहुत कम होता है। जनसंख्या भी कम होती है तो उनमें दमनकारी कानून उनमें पाया जाता है। लेकिन जो जनसंख्या बढ़ती है त्यों आवश्यकताएं बढ़ती है उनको पूरा करने के लिए श्रम विभाजन बढ़ता है। तो जैसे जैसे श्रम विभाजन में बढ़ती है तो समाज में विशेषीकरण, पारस्परिक निर्भरता, अन्योन्याश्रितता ये बढ़ती जाती है, और इस अन्योन्याश्रितता बढ़ती जाती है और सहयोग के परिणाम से समाज में यांत्रिक एकता के स्थान पर सावयवी एकता की स्थापना हो जाती है। तो इस प्रकार दुर्कहेम ने ये श्रम विभाजन के परिणाम है ये बताए हैं। धन्यवाद।